नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दर्शकों से एक बार फिर जुड़ने का मौका आज हमें दिया जो है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले थे। एक में तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की जा सकती, और दूसरा मामला अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार कपिल सिब्बल साहब, सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जोरदार झटका लगा है आज उनको कोर्ट में, जब शर्जील इमाम का भड़काऊ भाषण सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने प्ले किया गया। देखिए, मैं तो आज पहली बार एक नई चीज देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वीडियो प्ले की है। जनरली होता क्या है कि वीडियो के टेक्स्ट जो है टाइप किए जाते हैं, वो कोर्ट में फाइल होते हैं। तो इस तरह से वीडियो कोर्ट में चलना तो आज एक नया अनुभव रहा। और साथ में जो बातें अभी तक हम लोग सुनते रहे हैं, वो चीजें जब ऑन रिकॉर्ड आ जाती है तो एक अलग सा मन होता है। क्योंकि अगर आप देखें 2020 में, मुझे याद है ट्रंप का जब दौरा हुआ था, उस समय एक ऐसी अराजक स्थिति देश में पैदा करने की कोशिश हुई थी। और उसी समय फिर सीएएनआरसी में हम लोगों ने सुना था कि शर्जील इमाम ने भाषण दिया था कि हम चिकन नेक को काटना चाहते हैं। वह रास्ता जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट या ये कहें कि पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्ट करता है, उसको किसी तरह से अलग करके भारत को दो टुकड़े में बांटने की साजिश हो रही। लेकिन वह वीडियो हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आया था। हम लोगों ने न्यूज तो सुनी थी, लेकिन आज जब यह बात सामने आई है तो कितना मतलब खतरनाक एजेंडा सामने आता है। और साथ में वह भी कि जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, और एक तरह से कहें अपनी आजादी के लिए हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हैं जिस अदालत के सामने, उसी अदालत के लिए कितना जहर एक समुदाय विशेष के लिए भरा हुआ है। प्लस उस समुदाय विशेष को भड़का भी रहे हैं। और फिर सवाल पूछते हैं कि अदालतों में आखिर एक धर्म विशेष के लोगों की ही पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है। तो ये सब चीजें आज सामने। और खासकर जो सबसे बड़ी बात रही कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पहली बार मैंने इतना स्ट्रांग स्टैंड देखा। आज तक कभी इस तरह से खुल के बैटिंग करते हुए मैंने किसी भी लॉयर को, खास करके दिल्ली पुलिस को डिफेंड करने वाले को नहीं देखा। साफ साफ कहा गया विदाउट इफ एंड बट्स कि दीज इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस देन एनी इलिटरेट पर्सन। ये पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर ज्यादा गंभीर खतरनाक हैं। ये बात अलग है कि हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए अमेरिका में, वो भी एक इंजीनियर ही था। और जो जहाज को उड़ा रहे थे वो लोग भी कोई अंगूठा छाप आदमी तो होता नहीं जिसको पायलट बनने का लाइसेंस मिल जाए, ये सब चीजें मिल जाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं एक तरह से जो इस्लाम का कहते हैं कि डॉक्ट्रिन जनता के बीच, अपने लोगों के बीच परोस रहे हैं, वह कहीं न कहीं एक ऐसा दिखाता है जिसमें विक्टिम प्ले करने की कोशिश हो रही है। और यह दिखाने की कोशिश हो रही हर व्यक्ति को उस धृतराष्ट्र की तरह जो हमेशा दुर्योधन को समझाता था कि बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई उसे नहीं दिखती थी कि हमने कहा क्या गलती की है, आत्ममूल्यांकन से दूर रह करके। तो आत्ममूल्यांकन करने की बजाय जब इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है तो निश्चित ही चीजें बढ़ती हैं इस तरह से जो है। जी। पर संदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे आपने कहा ना, पहले तो हम सबने सुना था कि चिकन नेक को अलग कर देंगे, 5 लाख मुसलमानों की ही जरूरत है वहां पर, और वो चिकन नेक हमारा है, मुसलमानों का है, ये हम सुनते थे। लेकिन आज तो साक्षात वो वीडियो जो प्ले किया गया है, कुछ चैनल ने उसको दिखाया भी है, उसमें सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया होगा हमारे माइलॉर्ड्स के सामने भी। और फिर शर्जील इमाम ने कोर्ट के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है, ये शर्जील इमाम इस वीडियो में कह रहा है। और आगे कहता है कि कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया, कोर्ट ने अयोध्या में क्या किया, ये आप लोग भूल गए। तो ये सारी बातें भी तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। उनकी भी तो आंखें खुली होंगी कि अगर ये केस जो है, जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि इन दोनों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वो क्यों कह रही है? देखिए, यह बात केवल शर्जील इमाम तक सीमित नहीं है। आप अगर राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद से सारे मुस्लिम स्कॉलर जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, या फिर ऐसे लोग जो
मतलब अपने आप को रहनुमा कहते हैं, उन सभी से अगर आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं मौका पाते ही इस बात को निगेट करने की कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि का मामला जो है, जो फैसला दिया गया, कहीं न कहीं उनके साथ ज्यादती हुई है। हर बात को वह इस बात से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और यह चीज जो है कहीं न कहीं युवाओं को, खास करके जो फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, जो अपने फैमिली में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और यह बात अब जबकि केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल के रख दिया कि भाई जानों की क्या सोच चल रही है, हम इसको आपके डिस्क्रिप्शन के लिए छोड़ रहे हैं। अगर अदालत के सामने कोई वीडियो चलाया जाता है तो इसको मतलब है कि अब दर्शकों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, वक्ताओं के लिए, विवेकाधिकार के लिए छोड़ दिया गया कि आपने रॉ मटेरियल सुन लिया। वह व्यक्ति जिसपे ओपिनियन बनाना, हम कोई, केंद्र सरकार ओपिनियन नहीं थोप रही है, केंद्र सरकार वह ओपिनियन दिखा रही है जो यह आतंकवादी बना करके चल रहे हैं देश की अदालत के प्रति, देश के संविधान के प्रति। और इसलिए जब कोई आंदोलन ऐसा हो रहा है जो सीए का आंदोलन है और तिरंगा लेकर के चला जा रहा है, तो तिरंगा तो वो लोग भी लेके चल रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है देश के बाकी लोगों को कि भाई देखिए ये लोग भी तो तिरंगा लेके आंदोलन कर रहे हैं, क्या करना है इसमें। लेकिन तिरंगा लेकर के अगर आप देश को दो टुकड़े बांटने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी सोच के साथ हैं जिसमें कि अपने लोगों के लिए, देखिए मैं एक बात कहूंगा, दो तरह की बात होती है। एक जो मीडिया में टूल किट गैंग के हिसाब से काम करना है, और एक जो बंद दरवाजे में होती है। जो बंद दरवाजे में बात होती है उसमें कहा जाता है सर्जिल इमाम के जैसे के लोगों के द्वारा कि हमको चिकन ने काट देना है, भारत को दो टुकड़ों में कर देना है। और दूसरा जो टूल किट गैंग है वह कहता है हम जिस संविधान को मानते हैं, हम देश को, कानून को मानते हैं, हम तिरंगे को मानते हैं, लेकिन अंदर कुछ और करना है। तो यह चीज जो है अब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अदालत के सामने कर दिया। लो जी अब आप ही देख लो क्या है, हम सुनी सुनाई बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं, फाइल नहीं रख रहे हैं कि आपको पढ़ना है, आंखों से देख लो, कानों से सुन लो। राइट नाउ इट्स योर डिस्क्रिप्शन कि आप क्या फैसला लेते हो। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अदालत के लिए मतलब इन तथ्यों को इग्नोर करना आसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब पूरा का पूरा मामला खुल गया है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग में तो हाहाकार मच गया होगा। वो जमात या वो कपिल सिब्बल जो लगातार इनको जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये दलीलें दी जा रही थी कि इतने लंबे समय तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो अगर किसी को जेल में रखा गया है इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए, तो वो गलत तो नहीं हुआ ना। आज तो उनको भी दलीलें कम पड़ गई होंगी कपिल सिब्बल साहब के सामने, जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये वीडियो देखा होगा। मैं आपके दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूं कि ये तर्क क्या जस्टिफाई कर सकता है ऐसे दानवों के लिए, क्या एक खूंखार जानवर को सिर्फ इसलिए पिंजड़े से बाहर निकाल देना चाहिए कि वो बूढ़ा हो गया है, बहुत लंबे समय से रह गया। अरे भाई मरते दम तक अगर उसकी सांस चल रही है तो भी वो कम से कम 10 लोगों को सुसाइडर बम बना सकता है, आत्मघाती दस्ता तैयार कर सकता है जिसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। तो ऐसे लोगों को तो मरते दम तक बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बताइए मतलब डॉक्टर, इंजीनियर्स अगर इस तरह से चीजों को लोगों को परोस रहे हैं। देखिए अभी आपने देखा कि जो यहाँ पे लाल किले पे हमले का आरोपी था, उसका जो बम धमाके में खुद ही फिदायीन था, खत्म हो गया, उसका एक वीडियो आया, वो खुद जस्टिफाई कर रहा है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों को कि एक फिदायीन क्यों सही है और फिदायीन बनना अल्लाह की शरणों में जाना है। भाई ये गलत चीजें अगर आप लोगों को समझाओगे तो निश्चित ही आपका पढ़ना लिखना सब कुछ तो बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़ना लिखना बेकार है। और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि अब तो राहें मुश्किल हो गई ना। उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत जो 3-4 लोग इस वक्त यूएपीए के तहत अंदर बंद है, इनकी राहें तो मुझे लगता है फिलहाल बंद हो गई हैं जमानत के लिए, या अभी भी कोई ना कोई ऑप्शन तलाश लेंगे कपिल सिब्बल? देखिए वकील का काम है अपना प्रयास करना, और लेकिन मुझे अभी जो चीजें नजर आ रही हैं, देश में जो माहौल बन रहा है, खास करके जो लाल किले पे हमले के बाद जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़ रहे हैं और सारी चीजें कश्मीर और फरीदाबाद और देश के विभिन्न भागों से जुड़ करके आ रही हैं,
इन सब बातों से तो एक चीज नजर आ रही है कि यह जमानत मिल जाती, आज के आर्गुमेंट पे वीडियो के बाद भी मिल जाती, लेकिन आज की जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई है इसको लाल किले हमले से भी रिलेट की जाएगी, लाल किले के हमलावर के वीडियो से भी रिलेट की जाएगी, और यह बताया जाएगा कि भाई आप देखिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, दिस पर्सन इज मोर डेंजरस देन एनी इलिटरेट टेररिस्ट। तो राहें आसान नहीं है, प्लस देश के राजनीतिक हलकों अदालती चीजों में भी परिवर्तन होने वाला है। आपको पता है 23 नवंबर के बाद एक नए मुख्य न्यायमूर्ति आने वाले हैं, तो बहुत सारी बेंचेज भी चेंज होंगी, तो न्यायाधीशों के भी मतलब बेंच टू बेंच डिसाइड करता है कि कौन किस तरह से फैक्ट्स को लेता है, तो न्यायिक ढांचे में भी परिवर्तन होगा थोड़ा सा, जो मतलब कंपोजिशन होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इन सब चीजों पे हमें आसान राहें नजर नहीं आ रही हैं आने वाले समय में, और दिल्ली बम धमाका जो लाल किले पे हुआ, इसने कहीं न कहीं ये राहें और कठिन कर दी हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए संदीप जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में नेता भी क्या कुछ बोल जाते हैं और बच जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। आप देखिए ना, ये जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता इमरान मसूद, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, क्या हुआ उनका? आराम से घूम रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो लाल किले के हमले के बारे में कहा कि कश्मीर की गूंज वहां पर सुनाई दी, जबकि किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उनको सुनाई पड़ गई गूंज। तो जब इस तरह की बयानबाजी होती है, आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, चुनाव आयोग को लेकर क्या क्या नहीं बोलते हैं। प्रियंका वाड्रा ने किस तरह से भाषण के दौरान, रैली के दौरान बिहार में धमकाया, नाम ले लेकर, चुनाव आयोग के अधिकारियों के नाम लेकर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनके परिवारों को कटघरे में खड़ा करने की बात की। तो ये सारी चीजें भी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आकर इनको माफ कर दी जाती हैं। तो इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो कुछ शर्जील इमाम ने कहा, वो उसको क्या अभिव्यक्ति की आजादी माना जाएगा? देखिए, यह केवल आजादी तक सीमित नहीं है। कानून में, अपराध शास्त्र में दो चीजों का सम्मिश्रण होता है, और इन दो चीज को कहते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया। मेंस रिया को कहते हैं आपके दिमाग में गंदगी, और एक्टस रियस कहते हैं आपके काम में गंदगी। तो इन दोनों का जब मिलन होता है तब आपको अपराधी माना जाता है। अगर आपने कहा कि हम देश को तोड़ देंगे और घर बैठे रहे, चद्दर तान के सो रहे हैं और कहीं किसी अपराधी से मिल नहीं रहे हैं, कहीं कुछ ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ इतने बोलने से आपके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन आप तो पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं, और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें बम धमाके और सारी चीजें करने की साजिश कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ ओपिनियन साझा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका न केवल दिमागी लेवल तक है, बल्कि आप उस चीज को मटेरियलाइज करके जमीनी स्तर पे लाना चाहते हैं। और इसलिए, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे उस चीज को लाना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ कोई नरमी बरती नहीं जा सकती है। आपने इमरान मसूद का बयान कहा, ठीक है, चलिए उसने जो भी कहा हो, लेकिन जिस दिन उसके कहीं ऐसे इन्वॉल्वमेंट निकल के आ जाएंगे कि वह देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है, एंटी अनलॉफुल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है, वहां पर देश का कानून उसके भी गिरबान तक हाथ डालेगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक बयानबाजी तक है, तब तक कोर्ट भी इग्नोर कर सकती है, पुलिस भी इग्नोर कर सकती है। लेकिन द डे आपने इस चीज को, देश को तोड़ने की साजिश करनी शुरू कर दी, उस दिन आपके लिए यह देश निश्चित ही आपको सबक सिखाने के लिए हमारी एजेंसी आगे बढ़ जाएंगी। और संदीप जी, सबसे चिंता की बात यह है कि अभी डॉक्टरों की, वो जो जिहादी डॉक्टरों का खुलासा हुआ है लाल किले के धमाके को लेकर, उनकी लगातार एनआईए अभी धरपकड़ कर रही है, उन सबको दिल्ली लाई है, 5-6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। और फिर ये इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, जेएनयू में पढ़े लिखे लोग, जेएनयू में किस तरह का माहौल है, कैसे देश विरोधी नारे लगते हैं। वो कन्हैया जो आज की तारीख में कांग्रेस का नेता बना घूमता है, अगर उसका वीडियो भी कोर्ट में दिखा दिया गया होता तो वो भी अंदर होता आज की तारीख में। देखिए, कन्हैया का वीडियो अब जब जमानत पे आ जाता है तो सारी चीजें कहते हैं कि मामला शांत हो जाता है। जब तक व्यक्ति जेल में होता है, बाहर आने के लिए तड़फता है, तब तक मीडिया में भी कवरेजेज मिलती हैं।
लेकिन क्योंकि अब वो जमानत पे आ गए हैं, एक ऐसी पार्टी में है जिसमें कोई मतलब अंतिम सांसें गिन रही है, तो इसलिए शायद सरकार भी उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा प्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सरकार प्रेस करती तो निश्चित ही इस बात के और कहीं लिंक भी अगर जोड़ के निकलते, अगर मैंने जो कहा ना आपके पहले के बयान में कि अगर एक्टस रियस कहीं ना कुछ निकल के आता कन्हैया कुमार के खिलाफ तो छोड़ा नहीं जाता। इसमें मुरव्वत अमित शाह जी, देश के माननीय गृह मंत्री, मोदी सरकार नहीं करने वाली है। बयानबाजी आप करो तब तक तो हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन जिस दिन आप देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी जगह जेल है और बेल कतई नहीं है। क्योंकि मैं साफ कह रहा हूं कि इतने मुकदमे आपके ऊपर ये सरकार डालेगी कि एक में बेल होगी, दो में बेल होगी, लेकिन जब तक आपको सभी मामलों में बेल नहीं होगी तब तक तो आप बाहर आएंगे ही नहीं। तो सरकार ये इंश्योर भी करेगी कि आप जेल के बाहर ना निकलने पाए। मैंने कहा ना, खूंखार जानवर बूढ़ा भी हो गया है, बीमार भी हो गया, तब भी उसको बाहर नहीं आने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंतिम सांस तक देश के लिए खतरा बना रहेगा, देश के लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। और इस बात को हमारी अदालतों को भी समझना चाहिए कि चाहे जितना भी लंबा वो अंदर रहा हो, being in long custody is no ground if the act itself is dividing our country। भारत, अगर कोई भी कार्य ऐसा है जो हमारे भारत को खंडित करने का है तो आप चाहे जितनी भी लंबी कस्टडी में हो, मुझे नहीं लगता है कि अदालतों को इस पे किसी तरह से मानवीय या इस तरह का दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें रियायत देनी चाहिए, खासकर ऐसी स्थिति में जबकि हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स आर बीइंग मोर डेंजरस। और इसके लिए अभी माहौल तो बिल्कुल ही सर्जिल के लिए मुझे नहीं लगता है कि सुटेबल है। और फिर आप याद कीजिए, हमारे एक्स सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने खुलासा किया था कि कैसे उमर खालिद को जमानत दिलाने के लिए बेंच हंटिंग करते थे कपिल सिब्बल, खुद तारीख पर तारीख ले लेते थे। आज पछता रहे होंगे कि उसी दौरान कहीं किसी बेंच के सामने सुनवाई हो जाती तो शायद उनका क्लाइंट बाहर होता। देखिए, बाहर ही नहीं होता, हो सकता है किसी पार्टी को ज्वाइन करता, किसी पार्टी से टिकट मिलते, बिहार चुनाव लड़ जाता, बिहार चुनाव से एक सीट मिल जाती, सीट मिल जाने के बाद वो माननीय हो जाता, और माननीय हो जाने के बाद कहीं न कहीं अपने वो सारे वीडियो वगैरह जो स्पीचेज जो उसने दी है डिलीट करवाने की भी कोशिश करता। लेकिन बात क्या है कि चीजें कभी कभी आपके एक्ट से ही न्याय हो जाता है। आपने अगर जमानत उस समय कहीं से मैनेज कर ली होती तो शायद आज अब आपके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं आती। और मैंने कहा ना कि जो लाल किले पे हमला हो गया, इसने कोढ़ में खाज का काम कर दिया। भाई, एक तो आप इतने लंबे समय से थे, दूसरे एक ऐसे विद्वान लोग आ गए जो बड़े बड़े डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे हुए और फटने के लिए तैयार हैं। तो कौन सी अदालत रिस्क लेगी भाई जेएनयू और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पढ़े हुए विद्वत जनों को छोड़ने के लिए कि भाई जब डॉक्टर्स जिनको केवल सर्जरी तक सीमित रहना है वह इस तरह से देश को खंडित करने की बात कर सकते हैं, तो दीज इंस्टीट्यूशंस आर मोर, इनका होराइजन तो बहुत बड़ा है, ये तो हर क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और सोशल साइंस की भी पढ़ाई होती है यहाँ पर, तो दे आर मोर डेंजरस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शर्जील इमाम को लेकर तो जो विस्फोटक खुलासा हुआ उसके बाद तो जमानत के दरवाजे फिलहाल बंद लगते हैं। लेकिन एक दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिसमें कि बड़े दिनों से बहस चल रही थी। चेन्नई हाई कोर्ट ने जब से वो फैसला सुनाया था उसके बाद से ये तय हो रहा था कि एक तरह से डायरेक्शंस दी गई थी कि राज्यपाल ज्यादा दिन तक किसी बिल को अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति तक को डायरेक्शन दे डाली गई थी चेन्नई हाई कोर्ट की तरफ से। कम उस पर तो फुल स्टॉप लगा दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, आज सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो कोर्ट का माहौल बड़ा खुशनुमा था, क्योंकि 5 जजों की बेंच ने जो है एकमत ओपिनियन दे दिया था और जो संवैधानिक मान्यताएं थी उनको एक तरह से फिर से अप्रूव किया, उसको पुख्ता किया और कहीं से कोई डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं था। खासकर जो सवाल केंद्र सरकार ने मतलब राष्ट्रपति के रेफरेंस के तहत पूछा था, आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए 14 सवाल उठाए थे। तो मैं आपके दर्शकों को जानकारी के लिए शॉर्ट में बता दूं कि जो 1 से 7 तक के सवाल थे उसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 201 के तहत जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो असेंट टू बिल है, किसी बिल को सहमति देने का अधिकार है, उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन केंद्र नहीं लगा, न्यायपालिका नहीं लगा सकती। और
जो 3 हिस्से हैं, आज अदालत ने उसको 4 हिस्से कह करके कहा। तो पहला हिस्सा होता है कि 200 में आप किसी बिल को गवर्नर एसेंट देता है, अपनी सहमति देता है। दूसरी बात होती है, वो कहता है कि विधानसभा को वापस भेजता है कि विधानसभा विधान परिषद उस पर पुनर्विचार करके अपना ओपिनियन दे और फिर से रिकंसीडर करे। और तीसरा जब होता है कि बिना रिकंसीडर किए वो वापस भेज देती है, तो राज्यपाल बाध्य होता है। लेकिन तीसरी सिचुएशन जो आती है वो आती है कि जब वो राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए बिल को। तो इन तीनों स्थितियों में ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कहीं से भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक नई चीज कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम कभी कभार मतलब इस चीज को तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं कि भाई कितने दिन, इसको जल्दी से जल्दी डिसाइड करो बिल पे। और चीज क्लैरिफाई और भी की कि बिल के लेवल पे देखिए, जब असेंट बिल को मिल जाती है माननीय गवर्नर की या महामहिम राष्ट्रपति जी की, तो बिल से वह कानून बन जाता है। तो बिल के लेवल पे अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह भी बात अदालत ने स्पष्ट की। तो इन सब बातों से कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संकट खड़े होने वाले थे देश में, लगभग उन सारे का जवाब दे दिया अदालत ने। और एक जो, अगर आपको याद हो, इसके पहले जो उपराष्ट्रपति हमारे थे कि आर्टिकल 142 जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था, वो कहते थे कि अनकंट्रोल्ड मिसाइल हो गया है आर्टिकल 142। तो अदालत ने उस चीज को बड़े बारीकी से उस सवाल को मोड़ दिया कि भाई हमने तो ये कह दिया कि अब 201 में राष्ट्रपति गवर्नर जो सलाह देंगे उस पर अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो अब इस आर्टिकल 142 पे जवाब देना कोई बनता नहीं है। इस तरह से कह के इस सवाल को टाल दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूछा था अपने रेफरेंस में कि भाई ये बताइए आर्टिकल 142 में क्या आप कानूनन सही हैं इस चीज को करने के लिए। सवाल बड़े तीखे तीखे थे, लेकिन अदालत ने उन सवालों के जवाब यह कह करके टाल दिए कि नॉट रेलिवेंट। पहले हम 1 से 7 में आपकी बात मान गए हैं कि आपकी पावर ठीक है, जितने दिन चाहिए विड्रॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिन आपकी एड एंड एडवाइस मानने के लिए भी आप बाध्य नहीं है। जो 201 में कहा गया है, 200 में कहा है, सब सही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। लेकिन हम जरूरत पड़ेगी अगर देश के संविधान की रक्षा के लिए, तो आपसे कहते रहेंगे कि भाई इसको जल्दी डिसाइड करिए, लेकिन टाइम नहीं बांधेंगे। जो पहला गलत था कि टाइम बांधा गया था, उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया हम टाइम नहीं बांधेंगे, लेकिन कहते रहेंगे भाई बिल जल्दी निपटा दो, जल्दी एसेंट दे दो। तो इस तरह का जो पहले चीजें हुई। और एक सवाल और पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि 131 आर्टिकल, जिसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होती है अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है। इस सवाल को भी सुप्रीम कोर्ट टाल गई कि भाई ये अब आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे उनका जवाब आया कि जवाब की अब जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट है, इसलिए उस सवाल को जो है अटेम्प्ट ही नहीं किया गया। एक तरह से कहें कॉपी जो है अटेम्प्ट ही नहीं की गई, खाली छोड़ दी गई। तो अदालत ने किसी तरह का बिटर शब्द यूज करने की बजाय या कुछ ऐसा जिसमें लगे कि कार्यपालिका या न्यायपालिका या व्यवस्थापिका के बीच किसी तरह से टकराव की स्थिति है, तो चेक एंड बैलेंस का जो हमारा सिस्टम बना है संविधान में, उसका सम्मान करते हुए पूरी तरह से व्यवस्थापिका के, संसद के और विधायिकाओं के सम्मान को कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लगाया। साफ साफ कहा कि दीज आर अनक्वेश्चनेबल, और इस पे किसी तरह से क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। सर, वो जो आपको याद होगा, ये जो पूरा मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था, स्टालिन सरकार ने शुरू किया था। आपको याद होगा चेन्नई हाईकोर्ट के हिसाब से उन 10 बिलों को मान्यता मिल गई थी, क्योंकि चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा था 3 महीने से ज्यादा। आपने सवाल सही उठाया। डीम्ड एसेंट जैसी कोई चीज नहीं है, कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। आपने सही सवाल उठा दिया, ये छूट रहा था कि डीम्ड एसेंट जैसी कोई चीज नहीं है और आप दूसरे के डोमेन में इस तरह से नहीं घुस सकते। साफ साफ क्लियर है। जो 10 बिल उन्होंने वहां पारित मान लिए थे स्टालिन सरकार ने, वो तो वापस हो जाएंगे ना, वो फिर से आएंगे राज्यपाल के पास, ये तो होगा ना? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, राज्यपाल के पास वापस आएंगे। इस नतीजे के बाद जो है वो सारी चीजें रिस्टोर हो जाएंगी। अभी तक का जितना भी एक्ट था वो सारी चीजें नलिफाई होंगी अपने आप जो है, इस फैसले के बाद जो है। डीम्ड असेंट वाले जितने भी बिल हैं दैट विल बी जीरो, और वो अगेन डोमेन गवर्नर के पास आ जाएंगे बिल जो है जी। तो मतलब कि टुकड़े टुकड़े गैंग को आज सुप्रीम कोर्ट से एक साथ 2 झटके लगे हैं। एक तो उनके हमदर्दों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, जिस तरह से शर्जिल इमाम का पूरा
वीडियो प्ले किया गया है, और दूसरा इस मामले में भी बल्ले बल्ले हो रही थी उनकी, जिस तरह से स्टालिन ने 10 के 10 बिल लागू करवा लिए थे, तो जब वो वापस होंगे तो उससे भी इनको झटका लगा है। लेकिन अब देखते हैं कि शर्जिल इमाम वाले केस में जितने भी उनके चहेते थे, जो उनके समर्थन में खड़े थे, उनका रिएक्शन क्या रहता है। लेकिन फिलहाल दरवाजे बंद लगते हैं जमानत के लिए। सर, आपने समय निकालकर इन दोनों विषयों पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, आपने दर्शकों को जुड़ने का मौका दिया इतने दिनों बाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो।